आज का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और उसके बाद का जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अब इन दोनों टॉपिक में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस पहले टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनको हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। और जो ऑर्गेनिज्म जब से दुनिया बनी है उसके बाद से जब से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होना शुरू हुए हैं और आज तक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइम में और किस पीरियड में कौन किससे इवॉल्व हुआ, उनकी एज को पढ़ना। एज का मतलब यहाँ पर हमारे वाली उम्र नहीं है कि ये 20 साल का है या 30 साल का। यहाँ पर एज का मकसद है कि ये ऑर्गेनिज्म का जो टाइप है या स्पेशी है वो कितने साल पुरानी है या कब इवॉल्व हुई है, तो इसको हम यहाँ पर एज ए एज कंसीडर करेंगे। सो सबसे पहले है हमारे पास लाइफ arose in this world about 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी दुनिया का वजूद जो है वो तो अलग चीज है। इस दुनिया के बाद, दुनिया के वजूद के बाद जब इस पर लाइफ शुरू हुई है उसका जो पीरियड है, उसका जो टाइम है वो है 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब आपको बताता चलूं कि 1 बिलियन में 1000 मिलियन पड़ता है और 1 मिलियन में 10 लाख पड़ते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एवोल्यूशन है या इस दुनिया पर ओरिजिन है वो कितनी पुरानी है। लाइफ इज थॉट इट इज थॉट दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर सिंपल एंड यूनिसेल्युलर। ये ख्याल किया जाता है, ये बताया जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जो पहला ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में वजूद में आया था वो यूनिसेल्युलर था और सिंपलर था। ड्यू टू द स्लो एंड कंटिन्यूअस चेंजेस, यानी इस दुनिया में स्लो पर कंटिन्यू चेंजेस आती रही हैं। वो चेंजेस कहाँ पर आई हैं? और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में आई हैं, यानी हमारे और हमसे पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके डीएनए में आई हैं। तो उनके डीएनए में जो चेंज आएगी उस चेंज की वजह से उनकी बॉडी में, उनके कैरेक्टर्स में भी चेंज आई है, लिहाजा वो क्या हो गए हैं? मॉडिफाई हुए हैं। तो इन दोनों पैराग्राफ का मतलब ये है, दोनों सेंटेंसेस का मतलब ये है कि इनिशियल ऑर्गेनिज्म वाज सिंपलर, when in these simpler organisms genetic changes occurred, from that due to that genetic changes modification occurred in organisms and now organisms are in various form। अभी जो ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ फॉर्म में मौजूद हैं। सो उन वेरिएशंस की वजह से अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड, और जिसकी वजह से नए नए टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इवॉल्व हुए हैं। द बेसिस फॉर डाइवर्सिटी in the form of organism is present on earth। The basis for diversity in the form of organism present on earth। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनका बुनियाद ये है कि डाइवर्सिटी का मतलब है मुख्तलिफ फॉर्म, यानी ये जो मुख्तलिफ फॉर्म ऑर्गेनिज्म के हैं इनका बुनियाद ये है कि सारे ऑर्गेनिज्म किसी एक ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए और उस ऑर्गेनिज्म में जब वक्तन फवक्तन जेनेटिक मटेरियल में तब्दीलियां आती गई हैं तो उस हिसाब से उनमें से दूसरे या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनते गए हैं। विच एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन एवरी हैबिटाट, और जिसकी वजह से आजकल हैबिटाट कहते हैं ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, यानी हर ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल प्लेस है, जो नेचुरल कंडीशंस हैं जिनमें वो रहता है वो उसका हैबिटाट कहलाएगा। हम खुश्की पर रहते हैं तो हमारा हैबिटाट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, पानी में रहने वालों का हैबिटाट जो है वो एक्वेटिक हैबिटाट है। सो इस हिसाब से हमारे पास भी जो है वो मुख्तलिफ टाइप के ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ हैबिटाट में मौजूद हैं। अब जब उनकी मिलियंस में क्या हैं? स्पीशीज मौजूद हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड अकर एज फ्री लिविंग। अक्सरियत ऑर्गेनिज्म की जो है वो फ्री लिविंग है। अक्सरियत ऑर्गेनिज्म की क्या है? फ्री लिविंग है। बट सम, लेकिन उनमें से कुछ, हु कुड नॉट सर्वाइव, जो अकेले नहीं रह पाते, यानी उनको किसी न किसी के सहारे की जरूरत है, किसी न किसी के साथ रहते हैं। इंडिपेंडेंटली हैव डेवलप्ड, जो कि आजादाना तौर पर नहीं रह सके, अकेले नहीं रह सके,
उन्होंने डेवलप किया है इंटरेक्शन विथ अदर्स, दूसरों के साथ उन्होंने कोई ना कोई इंटरेक्शन, राबता, कम्युनिकेशन रहने के लिए कोई मेलाप जो है वो उन्होंने बनाया है। Hence, they are living in different type of associations. लिहाजा वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलके रहें, किसी रिलेशन में रहें, इसे हम कहेंगे एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का जो बुनियादी टाइप है वो है सिम्बायोसिस। अब सेम का लफ्ज जो है उसका मतलब है सेम, मिलके रहना, एक होना। बायो मीन्स लाइफ, सिस जो है ये हमारा सफिक्स है जो कि कंडीशन को बता रहा है, यानी इसका मतलब है एक होकर रहना, मिलकर रहना। सो ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ फिजिकल एसोसिएशन, यानी फिजिकली ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहें, इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सो सिम्बायोसिस के मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज कमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म, अब कमेंसेलिज्म सिम्बायोसिस का एक ऐसा टाइप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलके रहें, एक ऐसी एसोसिएशन बना के रहें जिस एसोसिएशन में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो और दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान हो। ऐसी एसोसिएशन को आप क्या कहते हो? कमेंसेलिज्म कहते हो। लेट सपोज एक भैंस खड़ी है, उस भैंस के ऊपर एक परिंदा बैठा है। अब परिंदे को तो बैठने के लिए उस भैंस पर जगह मिली है, जैसे ही वो भैंस घूमेगी वो परिंदा उस पर सफर करेगा, लेकिन भैंस को उस परिंदे में से कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे टाइप की जो एसोसिएशन होंगी वो क्या कहलवाएंगी? कमेंसलिज्म कहलाएंगी। याद रखना है ये टर्म, ये आपका सवाल है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म लफ्ज का मतलब है बिल्कुल एक जैसा, यानी यानी ऐसा एसोसिएशन है, ये ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इस तरह से रहें कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, किसी को भी एक दूसरे से नुकसान ना हो। कमेंसलिज्म में नुकसान किसी को नहीं है, एक को फायदा, एक को ना नुकसान ना फायदा। म्यूचुअलिज्म बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। नो वन हैज हार्म, और किसी को भी नुकसान नहीं है। ऐसी टाइप की एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं तो उन्हें रहने के लिए जगह मिल रही है और वहां उनको खाना भी मिल रहा है। वो बैक्टीरिया बदले में हमारे लिए अमाइनो एसिड बना रहे हैं, विटामिन बना रहे हैं और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे लिए बनाते हैं। तो हमें भी उनसे फायदा और उन्हें हमसे फायदा, हम में से ना उनको नुकसान ना उन्हें हमें, ना उनसे हमें नुकसान। तो ऐसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। यानी म्यूचुअलिज्म, दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बेनिफिटेड, नो वन इज हार्म। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म जो है वो मुफ्त खोरी, एक इसमें पैरासाइट होगा, दूसरा होस्ट होगा। जो पैरासाइट होगा यानी मुफ्त खोर, उसको फायदा होगा, और जो होस्ट होगा उसे नुकसान कहेंगे। पैरासाइट किसको कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहे या अंदर रहे और वहां से फूड भी हासिल करे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। सिंपल सी मिसाल है इसकी, लाइस इन आवर हेड। हमारे सर में अगर कोई लाइस मौजूद है तो हमें उससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, लेकिन उससे फायदा है, उसे रहने के लिए हमसे फूड भी मिल रहा है और रहने के लिए जगह भी मिल रही है। सो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड इज व्हाट? पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ सैंपल्स दिखाई गई हैं, और कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म को। म्यूचुअलिज्म में आप देखें दोनों प्लस प्लस, यानी दोनों को फायदा। एक बीटल है और एक फ्लावर है। बीटल को फ्लावर से फूड मिलता है, ये ऐसा नेक्टर होता है जो इस फ्लावर का काम का नहीं है, वो बीटल को मिला, यानी बीटल को फायदा हुआ। फ्लावर को क्या फायदा हुआ कि फ्लावर से ये बीटल पोलन ग्रेन उठाएगा और दूसरे प्लांट्स तक पहुंचाएगा, यानी बीटल ने प्लांट के लिए पॉलिनेशन की और प्लांट ने बीटल को फूड प्रोवाइड किया। दोनों को एक दूसरे से फायदा, किसी को भी एक दूसरे से नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसी एसोसिएशन को आप क्या कहोगे? म्यूचुअलिज्म कहोगे। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म का मतलब है एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें वन इज लाइक प्लस, यानी एक को फायदा, दूसरा जीरो, यानी ना फायदा ना नुकसान। एक फिश है, दूसरे फिश के ऊपर रह के सफर कर रही है, तो जो फिश सफर करवा रही है
उसे न फायदा न नुकसान, जो उसके ऊपर बैठ के सफर कर रही है उसे फायदा। सो दिस एसोसिएशन इज कमेंसलिज्म। पैरासाइटिज्म, एक ह्यूमन है एक मॉस्किटो है, ह्यूमन को नुकसान मॉस्किटो को फायदा, हेंस मॉस्किटो पैरासाइट है, हम उसके होस्ट हैं। मॉस्किटो हमारी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है और मॉस्किटो को फायदा हो रहा है। दिस इज पैरासाइटिज्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। As we know, first organism was unicellular and simple. Still वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम वाला। हाउ डिड वी नो, ये हमें कैसे पता लगा कि पहला ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर था और सिंपल था? हम कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनिज्म पहला जो था वो यूनिसेल्युलर था, तो सवाल ये है कि हाउ डिड वी नो, हम कैसे कहते हैं कि पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर था? हाउ डिड एंड व्हेन डिड द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप, कैसे और कब जो ऑर्गेनिज्म आज मौजूद हैं ये डेवलप हुए, ये दूसरा सवाल है। सो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज इन द स्टडी ऑफ फॉसिल। इन सवालों का जवाब हमने हासिल किया है कहां से? फॉसिल्स की स्टडी करके। फॉसिल की स्टडी को आप कहते हो पैलियोंटोलॉजी। ये आपका सवाल है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैलियोंटोलॉजी जो है वो स्टडी है किस चीज की? फॉसिल की। सो फॉसिल क्या है? एनी रिमेन ऑफ द पास्ट ऑर्गेनिज्म। फॉसिल कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाकियात, जो ऑर्गेनिज्म अभी मौजूद नहीं है, हजारों साल पहले मौजूद था, उसकी बाकियात हमें कहीं से मिली है तो उसे हम फॉसिल कहेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो आप गए हैं, वहां पर मुख्तलिफ बोन्स दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ स्कल जो है वो दिखाई देते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म की बाकियात हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? फॉसिल कहेंगे। फॉसिल्स ऑफ मेनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्कवर्ड। काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो गुजर गए हैं उनके फॉसिल जो हैं वो हमने साइंटिस्ट ने क्या किए हैं? डिस्कवर किए हैं। तो जब इन फॉसिल की स्टडी की जाती है, उनकी एज मालूम की जाती है, तो पता लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। उनकी बॉडी के कैरेक्टर से पता लगाते हैं कि इन जहां पर ये ऑर्गेनिज्म रहते थे वो एनवायरनमेंट कैसा था। तो फॉसिल जो है वो ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट भी बताता है और फॉसिल की स्टडी से ऑर्गेनिज्म की उम्र का भी पता लगता है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि जो पुराने पुराने ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपलर, उसके बाद में वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। एज ऑफ फॉसिल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मेनी टेक्निक्स। फॉसिल की उम्र मालूम करने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है वी फाइंड एज ऑफ फॉसिल बाय फाइंडिंग लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन। फॉसिल किसी न किसी चीज में दफन होगा, वो मड में, सैंड में या किसी रॉक्स के तहों में जो है वो बंद होगा। तो उसकी एज का एक अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर कितने मट्टी के तह चढ़े हुए थे, कितने सैंड के तह चढ़े हुए थे, या रॉक में वो कितना डीप था। तो एक इससे पता लगाते हैं। आल्सो वी फाइंड एज ऑफ रॉक वेयर फॉसिल इज फाउंड, या जिस रॉक से वो फॉसिल मिला है, जिस पत्थर से वो फॉसिल मिला है, हम उस पत्थर की एज मालूम करते हैं। पत्थर की एज कैसे मालूम की जा सकती है? एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे कंटेन। रॉक की एज हम मालूम करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी वो एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव रेज खारिज करते हैं। तो जितने रेडियो एक्टिव रेज ज्यादा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज्यादा पड़े होंगे, हम कहेंगे ये जो पत्थर है वो नया है। जितने उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कम पड़े होंगे, हम कहेंगे ये पुराना है। यानी वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से उसमें से आइसोटोप्स क्या हो गए हैं? लॉस हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। सो इससे भी हम रॉक की एज का अंदाजा लगाते हैं कि ये रॉक कितना पुराना है। सो फॉसिल फाउंड इन द सेम लेयर मस्ट अलाइव ड्यूरिंग द सेम जियोलॉजिकल टाइम स्केल। लेट सपोज ये एक मट्टी का सरफेस है, इस मट्टी का सरफेस का ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है और ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है। अब अगर मुझे 3 कॉइन मिलते हैं, 3 सिक्के मिलते हैं, एक सिक्का मिलता है बिल्कुल नीचे से, दूसरा सिक्का मिलता है दरमियान से और तीसरा सिक्का मिलता है बिल्कुल ऊपर से, तो मैं यूं कहूंगा कि मट्टी में जो सिक्का बिल्कुल नीचे से मिला था वो पुराना है,
जो ऊपर मिला वो नया है, जो उससे ऊपर मिला वो नया है। इस तरह हम फासिल की एज भी मालूम करते हैं। फासिल जितने डेप्थ में होंगे उतने पुराने, जितने ऊपर होंगे उतने नए। अब ये हमारा वो टाइम है जब से ऑर्गेनिजम्स दुनिया में आए हैं आज तक। इस पूरे चार्ट को हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या कहते हैं इसे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नीचे आपको एक जो है वो लाइन लिखी हुई मिल रही है। ये मैंने बुक से फोटो ली है। फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन इन द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये एक टाइम का चार्ट है। नीचे खड़ा हूं मैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये पुराने से पुराना टाइम है। यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो मतलब आज वाला टाइम है। तो जितना ऑर्गेनिज्म पुराना होगा उसकी उम्र बड़ी होगी, और जितना ऑर्गेनिज्म नया होगा उसकी उम्र उतनी क्या होगी? छोटी होगी। सो सबसे पहले इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जियोलॉजिस्ट ने 4 इराज में डिवाइड किया है। इरा का मतलब होता है दौर। कितने में डिवाइड किया है? 4 इराज। इरा का मतलब क्या है? दौर, यानी एक बड़ा दौर जिसमें हजारों साल आ जाते हैं। और इरा को डिवाइड किया है उन्होंने, इराज आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। फिर इरा को डिवाइड किया है उनके वक्तों में, यानी पीरियड में। लेट सपोज हम एक पूरे महीने को डिवाइड कर रहे हैं डेज में, डेज को डिवाइड कर रहे हैं हम घंटों में, घंटों को डिवाइड कर रहे हैं मिनट्स में, मिनट्स को डिवाइड कर रहे हैं हम सेकंड में। बिल्कुल उसी तरह इराज को डिवाइड किया है पीरियड्स में, और फिर पीरियड्स को डिवाइड किया गया है इपोक्स में। किसमें? इपोक्स में। सो हमें इस चार्ट में से कौन सी चीजें हैं जो कि याद रखनी है? सबसे पहली चीज ये रखनी है कि इरा कितने हैं। 4 इरा हैं हमारे। कितने इरा हैं बाबा? 4। सो सबसे पहले इरा का जो नाम है वो है हमारे पास ये वाला प्रोटीरोजोइक इरा। क्या नाम है उसका? प्रोटीरोजोइक इरा। ये यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रही है। प्रोटीरोजोइक इरा। ये प्रोटीरोजोइक इरा कब शुरू हुआ था? दिस इरा वाज स्टार्टेड 200 एम। इस एम का मतलब है मिलियन ईयर्स। इसका मतलब क्या है? मिलियन ईयर्स। 200 मिलियन ईयर्स अगो दिस इरा वाज स्टार्टेड। यानी ये इरा जो है वो 2000 साल से पहले का है। उसके बाद जो दूसरा इरा है वो है पैलियोजोइक इरा। उस इरा का नाम क्या है? पैलियोजोइक इरा। तीसरा इरा है मीजोजोइक इरा। चौथा और मौजूदा जो दौर है इसे हम कहते हैं सीनोजोइक इरा। क्या बाबा? सीनोजोइक इरा। सो सबसे पहले प्रोटीरोजोइक इरा, ये 2000 साल पहले का है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब पैलियोजोइक इरा ये 600 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 600 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था, और 207 मिलियन ईयर्स अगो खत्म हुआ है। 70 मिलियन ईयर्स अगो खत्म हुआ है तकरीबन, या यूं कहें कि ये 225 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पूरा हुआ है। देन हमारे पास मीजोजोइक इरा, ये शुरू हुआ है हमारा 225 मिलियन ईयर्स अगो। देन सीनोजोइक इरा, ये हमारा शुरू हुआ है 70 मिलियन ईयर्स अगो। अब इन इराज के फिर पीरियड आपको याद करने हैं कम से कम। कि सो आसानी के लिए जो पहला इरा है उसके पीरियड हमारे पास नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये दौर था ही नहीं। सिंपली इसके पीरियड हमने इसलिए नहीं बनाए कि ये इतना पुराना है कि इसकी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
सो सफिशिएंट डेटा के ना होने की वजह से इसको पीरियड्स में डिवाइड नहीं किया गया। देन है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा का सबसे पुराना जो पीरियड है वो है कैम्ब्रियन पीरियड, लास्ट वन, यानी जो लास्ट होगा वो पुराना होगा, जो ऊपर होगा वो नया होगा। सो सबसे ओल्डेस्ट पीरियड इसका कैम्ब्रियन पीरियड 600 मिलियन ईयर्स अगो। Ordovician period 500 million years ago, Silurian period 440 million years ago, Devonian period 400 million years ago, Carboniferous period 350 million years ago, Permian period 270 million years ago। ये 6 पीरियड्स हैं पैलियोजोइक एरा में। देन मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा में सिर्फ 3 पीरियड हैं। उसमें पहला पीरियड है हमारे पास ट्राइसिक पीरियड, उसके जो कि 225 मिलियन ईयर्स अगो, जुरासिक पीरियड 108 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद है हमारे पास क्रीटेशियस पीरियड जिसका टाइम है 135 मिलियन ईयर्स अगो। सीनोजोइक एरा जो कि मौजूदा दौर है, इसके 2 पीरियड हैं हमारे पास, प्राइमरी, क्वार्टरनरी एंड टर्शरी, ठीक है ना। तो प्राइमरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, अभी जो पीरियड चल रहा है इसका वो क्वार्टरनरी पीरियड है। तो याद रखना है सिर्फ लास्ट जो दौर है हमारा अभी वाला, इसके इपोक्स बनाए गए हैं अभी, बाकियों के इपोक्स जो हैं वो नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आपके कोर्स में वो इपोक्स नहीं है, तो आपको वो याद नहीं करने। अब फिर यहाँ पर एक और चीज है जो कि हमें थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेना है कि कौन से इरा और कौन से पीरियड में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा हुआ है या इवॉल्व हुआ है, ये चीज हमें जो है वो देखनी है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कब पैदा हुआ है, और उन ऑर्गेनिज्म के जो है वो ज्यादा जिस पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म था वो उस ऑर्गेनिज्म की एज कहलवाएगी। जैसा कि इस पीरियड में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है और सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म भी ह्यूमन है, तो इस करंट पीरियड को हम कहते हैं कि ये एज ऑफ ह्यूमन है। ये क्या कहलवाती है? एज ऑफ ह्यूमन है। सो सबसे पहले एक चीज और याद करनी है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में आया था वो आया था 300 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जो एज ऑफ फिशेस है, डेवोनियन पीरियड, ये है ना पैलियोजोइक एरा का डेवोनियन पीरियड, इसे आप कहते हो एज ऑफ फिशेस। और एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस आप कहते हो कार्बोनिफेरस पीरियड को। ये जो मैं बताता जा रहा हूं आपको ये याद करने हैं। एज ऑफ फिशेस डेवोनियन पीरियड कौन से एरा में है? पैलियोजोइक एरा में। तो एक तो एरा याद करना है उसका कि फिशेस की एज कौन से एरा में आती है? पैलियोजोइक एरा में। एम्फीबियन का एरा जो है वो भी कौन सा है? पैलियोजोइक एरा। और एम्फीबियन का पीरियड अगर पूछे तो कार्बोनिफेरस पीरियड। एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो है हमारे पास जुरासिक पीरियड, जिसमें आपके ये डायनासोर्स मौजूद थे। इस पीरियड को आप कहते हो एज ऑफ रेप्टाइल्स। उसके बाद है हमारे पास एज ऑफ मेमल्स, यानी मेमल कब ज्यादा मौजूद थे, वो टर्शरी पीरियड था। अगर मेमल्स में हम ह्यूमन की बात करें तो क्वार्टरनरी पीरियड। ये 4-5 चीजें आपको इसके बारे में जो है वो चार्ट के बारे में याद करनी है। सबसे पहले एरा कितने हैं, पीरियड कितने हैं और कितना पुराना है। दूसरा, कौन से एरा और कौन से पीरियड में ये जो मोटे मोटे ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताए, ये जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जस्ट ये आपको याद करने हैं कि इनका पीरियड और एरा कौन सा है। सो वी हैड फाउंड 22 मिलियन 5 लाख स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म। ये जो डेटा है, ये वो डेटा है जो कि आपकी पंजाब के बुक से ली गई है। तो इस बुक के मुताबिक जो हमारी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अभी तक जो हमने डिस्कवर किए हैं वो 25 लाख ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म हैं वो इंसेक्ट है, जिसकी पॉपुलेशन 53.1 है, यानी इनके जो टाइप्स हैं
वो 53.1% है। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट भी एनिमल है, लेकिन इंसेक्ट के अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्पीशीज हैं इनमें वो 19.9%, वेस्क्यूलर प्लांट्स 17.6%, फंजाई, अल्जी, प्रोटोजोन्स, वेरियस प्रोकैरियोट्स, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म बचते हैं बाकी 9.4%। अबाउट 5 to 30 मिलियन स्पीशीज विल बी द टोटल। साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि अभी सारी स्पीशीज डिस्कवर नहीं हुई, जब सारी स्पीशीज डिस्कवर हो जाएंगी तो उनका जो नंबर है वो 5 मिलियन से 30 मिलियन तक हो सकता है। दूसरा हमारा टॉपिक है फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज आप किसको कहते हैं? फाइलेटिक लिनिएज का मतलब ये है कि तरतीबवार ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन की पूरी हिस्ट्री या पूरी डेटा